फ्रेंड्स, आई एम रितेश कुमार राणा. नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आज के सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया था. ठीक है, शिफ्ट 1 में. तो हम लोग इस सेशन में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आज सुबह वाले शिफ्ट में पूछा गया है. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं रिसेंट में. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 चार्ज q एंड 3 q आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r. फाइंड द डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज q एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज है q और 3q, दोनों सेपरेटेड मतलब रखा हुआ है एक लाइन में और r डिस्टेंस पर. ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि q से कितने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. वो x का वैल्यू आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उसका कंडीशन क्या होगा. तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है किसी पॉइंट पर, अगर हम लोग कहें कि अगर यहाँ पे चार्ज q है और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हम उसको बोलेंगे कि सबसे पहले आप डिस्टेंस बताइए. अगर आपको पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे. इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r². ठीक है, अगर इसको हम लोग कांस्टेंट मान लें तो k इंटू q डिवाइडेड बाय r². ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि मान लो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे अगर देखें इस जगह पे, इसके वजह से और इसके वजह से, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब हम लोग Q के वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट A ड्यू टू Q, तो आपका क्या आएगा K इंटू q/x². ठीक है, अब दूसरा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज 3q, तो ये आपका क्या हो जाएगा k इंटू q डिवाइडेड बाय r-x. ओके, का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कंडीशन क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा EQ इज इक्वल्स टू E3q. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे आपका चार्ज 3 टाइम्स था ना, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 3KQ डिवाइडेड बाय r-x का होल स्क्वायर. अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, KQ कैंसिल, तो 3x² हो गया, यानी कि हो गया r-x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x². तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, r-x इक्वल्स टू √3x. तो यहां से x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. x का वैल्यू आपका हो गया r डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3. तो ये आपका आंसर आएगा. अच्छा, इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 - 1, तो ये आपका आएगा r इंटू √3 - 1, और ये 3 - 1 क्या हो जाएगा 2. तो आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो होगा x इज इक्वल टू √3 - 1/2 इंटू r. कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन में दिया गया होगा, तो यही होगा इसका राइट आंसर. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. लिखा हुआ कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज 8 वोल्ट. अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है सरफेस का, आपका क्या होता है 8 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है, कब, जब आपका वेवलेंथ इंसिडेंट वेव का क्या था लेमडा, और इट इज 2v फॉर द वेवलेंथ इज 3 लेमडा. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सरफेस, हाँ
तो अब हम लोग जानते हैं कुछ फॉर्मूलेस को आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आपको दिया हुआ है 8 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, यही ना, एच सी बाय लेमडा, यहाँ पे लेमडा ही है फर्स्ट वाले केस में, और एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में आपको बोला है 2 वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इक्वल्स टू एच सी बाय कितना दिया हुआ है जब था 3 लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा टी, ठीक है। अब यहाँ से अपन को लेमडा टी निकालना है, ठीक है। तो लेमडा टी निकालने के लिए क्या करेंगे, लेमडा टी इन टर्म्स ऑफ लेमडा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एच सी का वैल्यू को हम लोग एच सी का जो वैल्यू है वो निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एच सी कॉमन ले लीजिए, ओके। ये आ गया 1/3 लेमडा माइनस 1/लेमडा टी, ठीक है। ये आ गया आपका 2 EP, ओके। अब यहाँ से एच सी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये आपका आ गया एच सी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1/3 लेमडा माइनस 1/लेमडा टी, और इसका वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखिएगा तो आएगा 8 इक्वल्स टू आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/3 लेमडा माइनस 1/लेमडा टी इंटू आपका आएगा 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा टी, ओके। ये आएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से कटिंग करिए, ये आपका 4 आएगा, इधर आइए, तो 4/3 लेमडा माइनस 4/लेमडा टी इक्वल्स टू 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा टी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ठीक है। तो 4/3 माइनस 1, ओके, 1/लेमडा इक्वल्स टू, इसको इधर करेंगे तो 4 में 1 गया तो 3/लेमडा टी, तो यहाँ से इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका आ गया 1/3 लेमडा इक्वल्स टू 3 लेमडा टी। तो यहाँ से अगर हम लोग लेमडा टी की बात करें तो 3 × 3 9 लेमडा, तो ये आपका ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया हुआ जरूर होगा, ठीक है। लेमडा टी इज इक्वल्स टू 9 लेमडा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते थे, कोई भी ऑप्शन में होगा लेमडा टी इज इक्वल्स टू 9 लेमडा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 नॉट गेट है जो नैंड गेट के इनपुट में कनेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपका नैंड है, देखिए नैंड आपका क्या होता है, नॉट और एंड से मिल के बना हुआ रहता है ना, नॉट और एंड से। तो सबसे पहले अगर हम लोग नॉट गेट की बात करें, नॉट, तो इसका आउटपुट क्या होता है, y इज इक्वल्स टू, अगर इनपुट में a है तो a बार, अगर 0 डालते हैं तो 1, 1 डालते हैं तो 0। अगर आपका एंड गेट है, एंड, तो इसका होता है y इज इक्वल्स टू a b, ठीक है। जब दोनों ही हाई हो तब आउटपुट हाई होता है, अदरवाइज लो होता है। उसके बाद होता है और, अगर और की बात करें तो y इज इक्वल्स टू a प्लस b। कोई भी एक इनपुट अगर आपका या दोनों इनपुट 1 है तो आपका आउटपुट हाई होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर दोनों 0 है तो 0 होगा। उसके बाद आपका नैंड गेट आता है, तो नैंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो a b का होल बार, तो ये आपका नैंड का हो गया। अगर देखा जाए तो जस्ट एंड का नोट कर दिए, ठीक है। अगर हम लोग एक्सोर गेट की बात करें, एक्सोर, तो एक्सोर गेट का होता है y इज इक्वल्स टू a b बार प्लस a बार b।
अगर आप XNOR गेट की बात करें, XNOR गेट की बात करें तो आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है A बार B बार प्लस AB। ओके, इसको हम लोग A डॉट पर राउंडिंग करते हैं B, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले चीज को A प्लस पर राउंड करते हैं प्लस देके, और ये आपका हो गया B। इसको हम लोग बोलते हैं XOR ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं XNOR ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें, अगर A है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा A बार, अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा B बार। अब यहाँ पे देख रहे हैं Y बार इज इक्वल्स टू, ये तो NAND है, तो NAND क्या होता है कि Y इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ये आपका X है, ठीक है, और ये मान लेता है Y है, तो आपका क्या होना चाहिए X और Z मान लीजिए, X और Z मान लीजिए, ठीक है, तो X Z का टोटल क्या होगा बार। अब X की जगह पर आपके पास A बार है तो यहाँ पर आप रख दीजिए A बार, और Z की जगह पर आपका क्या है B बार। ऐसा अब हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ जानते हैं, A बार का बार प्लस B बार का बार। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर A प्लस B का अगर होल बार है तो आपका हो जाता है A बार प्लस B बार। ठीक है, अगर A B पर बार है तो ये आपका हो जाएगा A बार, सॉरी ये तो आपका इनटू में होता है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये होता है A बार B बार, और अगर इस टाइप में हो तो A प्लस B बार। तो इसी जगह पे हम लोग देखिए ए वाला फॉर्मूला से इसको हम लोग ब्रेक कर दिए है ना, बार दोनों में था, ठीक है, तो ये बार अलग हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए ऑफ ए बार, ए पर बार का बार इज इक्वल्स टू ए, तो ये आपका आ गया है ए और ये आ गया बी। ये जस्ट किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है, ये और गेट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका और गेट। कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा, ये और गेट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज 0.4 ग्राम, ठीक है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, ये तो बहुत इजी है ना, हाँ, तो Q इज इक्वल टू आपका क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। एक्चुअली मास का जो चेंजिंग होता है, मास का, ये आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, m0 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, है ना, कि यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर मास वेलोसिटी अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मास क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो मास का जो वेरिएशन होता है वो इसी फॉर्मूला के थ्रू होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर ये दोनों कंपेरेबल है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको डेल्टा एम की वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है, ये 0.4 ग्राम है, ठीक है, डेल्टा एम का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 0.4 ग्राम। तो अगर इसको हम लोग केजी में करके लिखें तो कितना केजी होगा, तो 0.4 इंटू 10 के पावर -3 kg होगा, इंटू सी का वैल्यू आपका कितना होगा, तो 3 इंटू 10 के पावर 8। अगर आप 10 का पावर 8 लिखते हैं तो इसका मतलब ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड है, ओके। सी का वैल्यू अगर 3 इंटू 10 के पावर 8, तो ये आपका क्या यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आप देखे होंगे 3 इंटू 10 के पावर 5, तो ये आपका यूनिट होगा किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या होगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4 इंटू 3 9
ओके, यहाँ पे एक बढ़ा तो 10 के पावर -4, ओके, और ये आपका हो गया 10 के पावर 16, तो आपका आ गया 36 इंटू 10 के पावर 12, ओके, 10 के पावर 12 ये आपका आ गया जूल, ओके। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। तो ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन जरूर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो जब आपका आंसर किया है तो देख लीजिएगा कि इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक कॉइन है प्लेस्ड ऑन अ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क में एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन देम, देन नहीं है, देम होगा, ठीक है, देम इज म्यू, है ना। अब क्या हो रहा है कि दोनों सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है आपको म्यू दे रखा है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, डिस्क क्या हो रहा है कि रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो कि ये कॉइन विदाउट स्लिपिंग साथ में घूमते रहे, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉइन दे दिया है, ठीक है, कॉइन दिया हुआ है, ये क्या आपका डिस्क है, ठीक है, ये आपका डिस्क है और ये आपका क्या है कॉइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स आपका इधर लगेगा और एक इधर से फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अब ये फोर्स कितना होता है तो m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, ये लीनियर वेलोसिटी में। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में देखा जाए तो ये f क्या होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर फ्रिक्शन की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रल ये n का वैल्यू पता रहना है, ठीक है। अगर m का वैल्यू क्या होता है पहले ये देख लें, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, ठीक है, m क्या है कॉइन का मास, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया mg। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा म्यू n। अब फ्रिक्शन आपका ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, किससे तो ये वाले फोर्स से, ठीक है, ये वाले फोर्स से होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये म्यू हो गया, mg हो गया, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम जो होगा ये आपका क्या है मैक्सिमम, ओके। अब इससे हम लोग आराम से m का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका m क्या हो गया कैंसल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी बाय आर। तो यहाँ पर ओमेगा मैक्स, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो रूट ओवर ओमेगा जी बाय आर ये होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका ऑप्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है कि अब ब्लॉक परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, एम्पलीट्यूड ए। अब एक ब्लॉक है जो एसएचएम है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है ए, इसका मतलब माइनस ए से प्लस ए जा रहा है। इट इज डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2a/3 फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। इफ वेलोसिटी इज ट्रिपल, अब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू मान लेते हैं तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला, एक बार आप लोग याद कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू तो ओमेगा रूट ओवर, आप लोग ये तो पढ़े हुए हैं ना, ओमेगा रूट ओवर कितना तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेकेंड वाले केस पर क्या हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 3 टाइम्स, तब क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो मान लेता हूँ 3 टाइम्स हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मान लेता हूँ कि ए डैश है तो ए डैश स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ओके, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू ये आपका 3 टाइम्स हो रहा है वेलोसिटी वी आई, तो इसमें हम लोग का क्या हो गया ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल,
ओके, अब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों ही साइड पर, तो 8s² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस जगह से सॉरी 9x², ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो 10, ठीक है, तो ये आपका आ गया 9a² माइनस, और यहाँ पर ऐड होगा ना तो 8, कितना, तो 2a/3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ गया 9a² माइनस 8 × 4 32/9a², ठीक है, तो ये आपका आ गया 81 माइनस 32/9a², ठीक है, तो 81 में 32 गया तो आपका कितना बच गया ये 32 ना 9 4, तो ये आपका आ गया 49, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7/3, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो दोनों साइड से अगर स्क्वायर को अगर हम लोग देखें हटा दें तो आपका a' = 7/3a, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिया गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन जरूर से दिया गया होगा, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द इक्वल मास आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड। यहाँ पे क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें सभी का मास m है और साइड a है, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है किसी एक मास की वजह से इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ n। यहाँ पे क्या है कि a का वैल्यू आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ n। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें फोर्स, तो हम लोग F1 की वजह से देखेंगे फोर्स कितना लग रहा है, F2 की वजह से फोर्स देखेंगे कितना लग रहा है, फिर हम लोग नेट फोर्स देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे अगर फोर्स देखें इसके वजह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे F1। ये वाला फोर्स अगर देखें तो इस वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे, सेम है तो इसको हम लोग F1 ही बोल देते हैं, ठीक है, और ये वाला फोर्स जो लगेगा इस पर, ये वाले फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं F2, ठीक है, F2। अगर हम लोग देखें कि ये स्क्वायर है तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम लोग इसको, इस कंपोनेंट्स को इधर तोड़ दें तो इसमें हम लोग नेट फोर्स देखें F नेट, तो ये आपका क्या आएगा F2 प्लस 2 इंटू F1 इंटू cos 45 डिग्री, है ना, cos 45 डिग्री। अगर हम लोग F2 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √2 इंटू a, तो हमारा F2 क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग जानते हैं G इंटू m1 इंटू m2, तो m² इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो गया √2a, तो यानी कि 2a², ठीक है। अगर हम लोग F1 की बात करें, F1 इक्वल्स टू gm² इंटू a²। अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो 2√2 प्लस 1/32, ठीक है, इंटू gm² ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, F2 आपका कितना है, तो gm² डिवाइडेड बाय 2a² प्लस
2 इंटू ये कितना है, तो ये आपका GM² डिवाइडेड बाय A², ठीक है। cos 45 का वैल्यू तो 1/√2, ठीक है। अब यहाँ से GM² को कॉमन लेके हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। GM² बाय A² कॉमन ले लेता हूँ, तो GM² बाय A² कॉमन गया, तो क्या बचा 1/2 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2, तो ये आपका बचा 2√2/2, यही ना, 2√2/2, तो 2 इसको सेम कर लेता हूँ, 2 सेम कर लेता हूँ, तो आपका फाइनल जो आ रहा है इस साइड का देखिए, ये आपका फाइनल आ रहा है GM² बाय A² इंटू 1 प्लस 2√2/2, ओके। यहाँ से GM² कैंसल, ये वाला फैक्टर कैंसल, ये वाला फैक्टर कैंसल, तो आपका क्या बच रहा है 1/2A² इक्वल्स टू, इस साइड से क्या बच रहा है, तो 1/32L², है ना। तो इसको अगर हम लोग कट कर दें तो 16, है ना, तो आपका आ गया 16L² इक्वल्स टू A², तो A इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4L। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ A इज इक्वल्स टू 4L जो है वो रिक्वायर्ड रिलेशन होगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे आप लोग देखिए कि 6 ओम रेजिस्टेंस क्या है कि शॉर्टेड है, अगर शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ का रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेजिस्टेंस को चाहे तो हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जस्ट यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो दो भाग में बट रहा है ना, तो ये क्या है दोनों आपस में पैरेलल। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इतना देखिए, अगर आप लोग देखें तो इधर, तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 प्लस 2, ये आपका कितना आ गया 1 ओम, है ना। अब ये 1 ओम आया तो इस भाग को हम लोग अब डिलीट कर देते हैं, देखिए ये आपका कितना आया 1, ठीक है, ओके। ये आपका क्या हो गया 1 ओम, ठीक है। अब क्या है कि ये 1 ओम सीरीज हो रहा है इसके साथ, देखिए इसके साथ सीरीज है तो 1 + 3, क्योंकि सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होता है वो जस्ट जुड़ जाता है R1 + R2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 पैरेलल विथ 3, तो फिर क्या हो जाएगा 3 पैरेलल विथ 3 इतना तक, तो 3 पैरेलल विथ 3, तो ये आपका आ गया 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3, ये आपका हो गया 3/2। अब 3/2 पैरेलल हो गया इसके साथ, है ना। इधर वाला जो था ये 3/2 हो गया, पैरेलल हो गया 3 से, इसका मतलब अब ये सर्किट ऐसा बन गया, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका 3 और ये आपका 3/2। अब दोनों क्या है पैरेलल, तो 3/2 × 3 प्लस 3, तो ये आपका कितना आ गया 9/2 और ये आपका आ गया 9/2, ये आपका हो गया कैंसर 1 ओम। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आया 1 ओम। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो आपका AB टर्मिनल से दिखेगा वो 1 ओम का दिखेगा, तो इसका फाइनल आंसर जो होगा सो 1 ओम होगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन आर्टिलरी ऑफ मास m, एक तोप है जिसका मास m है, रेजिस्टिंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड
कैरीज सेल ऑफ द मास m2, एक मास जो गोला है उसका मास m2 दिया हुआ है, ठीक है। द फायर सेल्स हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। तो लिखता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मोमेंटम की अगर बात करें, मान लेते हैं कि m1 ये आपका तोप का क्या है, मास है, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1। तो इसका मोमेंटम इक्वल होना चाहिए सेल का मोमेंटम, है ना। इसका मास m2, इसका वेलोसिटी v2। ओके, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, अब आपको बोला गया काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी 1 का डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 का, तो क्या होता है 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो m1/m2 और यहाँ पे v1/v2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो v1/v2 m2/m1 है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग m2/m1, ओके, का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक m1 कट गया, तो ये आपका आ गया m2/m1, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ मास रेशियो, ठीक है, इसके मास का रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर्स टू केसेस। यहाँ दो केस दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है कि एक कैपेसिटर है नॉर्मली, तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का क्या होता है वैल्यू, C = एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाय D। ओके, ये वाला कैपेसिटर के लिए अगर हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए जिसमें K है, तो ये आपका इसका C क्या हो जाएगा, C2 अगर देखा जाए तो सेकेंड वाले केस का, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू K डिवाइडेड बाय D। इस जगह पे आपका एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना 1, और इस जगह पर आपका एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया हुआ है K। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाले केस में अगर C1 को अगर हम लोग C मानते हैं तो C2 = आपका क्या हो जाएगा K टाइम्स C। अगर आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C का, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि एनर्जी = 1/cv²। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, दोनों में कांस्टेंट, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि E1/E2 C1/C2। तो यहाँ से अगर हम लोग C1 का देखें C और यहाँ पे देखें K इंटू C, तो ये आपका आ गया 1/K, है ना। तो इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है। हो सकता है कि E1/E2 ना तो E2/E1 पूछा हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल से E1/E2 होगा, तो इसका आंसर जो है सो 1/K में जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ इफ फोर्स F = एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर x एंड t रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। x क्या है आपका पोजीशन है और टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ b²/a²। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन से है, ठीक है। ये आपका फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, ये आपको दिया हुआ है ax² + bt², ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फोर्स का सबसे पहले आपको जानना है कि फोर्स का आपका क्या होता है। तो क्या होता है फोर्स का डायमेंशन, तो सेम डायमेंशन इसका होगा, उस सेम डायमेंशन इसका होगा, सेम डायमेंशन इसका भी होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो रहा है आपका mLt⁻², ये डायमेंशन हुआ, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें A और ये अगर पोजीशन है तो ये आपका क्या हो जाएगा L², ठीक है, L²। अगर इसका हम लोग देखें तो क्या होगा B, और यहाँ पे क्या है जस्ट T, स्क्वायर नहीं है,
टी है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो टी का पावर 1/2 इस टाइप का देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, जस्ट एक एल देखिए तो कैंसल होगा और इधर से चला जाएगा, तो एम एल इनवर्स टी का पावर -2 ये डायमेंशन ए का होगा। बी का डायमेंशन क्या होगा भाई, तो बी का डायमेंशन अगर देखा जाए तो इधर ले जाते हैं, तो एम एल और टी का पावर -5/2 है ना। अब यहाँ पे बी स्क्वायर का डायमेंशन बताइए, तो बी स्क्वायर का डायमेंशन होगा m², ओके, एल स्क्वायर, ओके, और टी का पावर -5, ओके। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का क्या होगा, सॉरी ए का, तो यहाँ से आप ए का रख दीजिए, ये आपका हो गया एम एल इनवर्स और क्या है टी का पावर -2। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया डायमेंशन, देखिए तो इसका यहाँ से कटेगा तो m बचेगा, यहाँ से LQ हो जाएगा, है ना, LQ और t का पावर -3। तो ये वाला डायमेंशन का जो ऑप्शन में ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो b² का जो डायमेंशन होगा वो MLQ t का पावर -3, तो ये वाला होगा, तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, if ball is dropped from height h above the ground and it strikes an inclined plane after falling through height h, find the ratio capital H by small h so that ball will strike maximum time to reach ground, ठीक है, maximum time to reach ground। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक h ट्रेवल किया है ना, तो टोटल टाइम क्या होने वाला है, तो t1 + t2, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में फिर यहाँ से यहाँ आने में, तो t1 + t2 है ना। यहाँ लगने के बाद ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल टाइप का कुछ गिरेगा, ठीक है, इस टाइप का, है ना, प्रोजेक्टाइल में। तो यहाँ से जो t आएगा ये क्या होगा t भाई, तो बताइए। तो ये तो हमको पता है कि फर्स्ट वाला जो t लगेगा वो 2h/g, ठीक है, √2h/g प्लस यहाँ भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग भी देखे थे इसका क्या होगा, तो इसका भी आपका सेम ही होगा। हाइट कितना है, h स्मॉल h डिवाइडेड बाय g, ये हो गया आपको t। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग को तो डिफरेंशिएशन करना होगा t का विथ रिस्पेक्ट टू h, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू h, तो आपका क्या हो जाएगा dt/dh, ओके। तो dt/dh अगर निकालें तो यहाँ पर √h है ना, तो सबसे पहले जो पार्ट कॉमन है उसको बाहर कर लेता है, ठीक है। तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, √2/g, ओके। अब डिफरेंशिएशन करना √h का, तो √h का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो 1/2 √h होता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और क्या आएगा 1/2 × √H - h, ये वाला पार्ट आया, इसको हम लोग क्या करेंगे 0, तो ये पार्ट कट गया, है ना, कट गया, तो 1/√h इक्वल्स टू 1/√H - h, इस जगह से भी रूट कैंसल, तो आपका h इक्वल्स टू H - h, तो ये इधर कीजिए, तो 2h इक्वल्स टू h, तो यहाँ पर आपका h बाय स्मॉल h इक्वल्स टू 2, तो ये वाला होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपको क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A plane electromagnetic wave has electric field amplitude, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है भाई, 50 वोल्ट पर मीटर, ओके। तो आप लोग एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा 1/2 ε0 × मैग्नीट्यूड ऑफ E का स्क्वायर,
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -12। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 50 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वो वाला भी आंसर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग आराम से इसको टिक कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि इन अ गिवन रिलेशन t इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है टाइम और पोजीशन का, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx। यहाँ पर आपको पूछा गया एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है भाई, तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है, तो dx/dt को हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन ये क्या होता है, तो dv/dt, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं d2x/dt, ये वाला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि dx/dt वाले टर्म को चाहिए, तो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। यहाँ करें तो 2a कांस्टेंट है और x हो गया, और इसका क्या हो गया भाई, तो dx/dt, ओके, प्लस b इंटू dx/dt, ओके। इसको भी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 2ax प्लस b, ये ओवरऑल आपका क्या हो गया v। तो v इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/, ये आपका आ गया 2ax प्लस b। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a का जो हो रहा है कि v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका क्या आएगा, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dx, तो ये आपका आएगा 1/x टाइप का चीज है, तो 1/x चीज है इस टाइप का, तो 1/2ax प्लस b का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा माइनस, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ना, तो x के रिस्पेक्ट में तो 2a होगा, है ना, 2a। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2ax प्लस b। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर इज 0.1। कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है, ओके। अगर आपका लेंथ में और रेडियस में, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा r/r ये आपको दिया हुआ है कि 0.1% है। दूसरा बार डेल्टा l/l ये आपको दिया हुआ है 0.1 है ना, लेंथ। अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस का आपको पूछा गया एरर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई इसके लिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जानना पड़ेगा, है ना। तो r इज इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा है, ρl/a, ठीक है। अगर एरिया की बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, πr²। तो आप यहाँ से r का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू ρl/πr², है ना। तो ये वाला पार्ट तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग कर देंगे k इंटू l r² इंटू r। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें रेजिस्टेंस का परसेंटेज, रेजिस्टेंस पर कितना एरर है, तो ये होगा डेल्टा l/l प्लस, यहाँ स्क्वायर है तो 2 इंटू डेल्टा r/r। अब इजिली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है 0.1 प्लस ये 2 इंटू 0.1, तो ये आपका आ गया 0.1
प्लस 0.2, ये आपका फाइनल आ गया 0.3%। तो रेजिस्टेंस में जो एरर आएगा वो 0.3% का आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा ये 15 क्वेश्चन जेईई मेंस के पहले वाले शिफ्ट में, आज सुबह के शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और बाकी के भी जो 10-15 क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जेईई मेंस का जो क्वेश्चन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल पर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।